हाँ प्यारे बच्चों, हम जीके के इस लाइव सेशन में बात कर रहे थे इतिहास के बारे में। और इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत गाल। कल हमने दिल्ली सल्तनत गाल के बारे में विस्तार से जो बेसिक बातें थी उनके बारे में बात की। कुल दिल्ली सल्तनत गाल से आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत गाल का समय अवधि क्या है, सीधा प्रश्न आएगा। इजी प्रश्न है, ज़्यादा डीप से भी नहीं है। तो भारत के इतिहास में 1206 से लेकर के 1526 तक का जो काल है उसे दिल्ली सल्तनत गाल के नाम से जाना जाता है। कि भाई इस समय दिल्ली पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। विदेशी राजवंश थे, इस्लामिक राजवंश थे, इस्लामिक का मतलब मुस्लिम राजवंश थे। इन्होंने दिल्ली पे शासन किया, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पे शासन किया। तो इसलिए इतिहास के इस काल को दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। 5 राजवंश क्रम से याद रखने हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ध्यान रखना, अग्निवीर में यहाँ से एक पर्सन आएगा, एक मुगल काल से आएगा। तो विशेषकर जो बेसिक चीज़ें वो आपको याद रखनी है भाई, है ना। बाकी बच्चे ध्यान रखना, इतिहास बहुत कम पढ़ते हैं क्योंकि एक बच्चों की गलतफहमी हो गई है कि जीके एक रटने वाला सब्जेक्ट है। जीके को रट लेंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 में से ध्यान रखना, यदि आप ईमानदारी से पढ़ोगे ना, मेरे नोट्स में से आपको 15 में से 12 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे सीधे। एक गाइड में नहीं मिलते इतने क्वेश्चन। बस याद कर लो इसको, समझ लो। समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछो आप। और बार बार इसको पढ़ोगे ना भाई, जब तक आप इसकी वैल्यू नहीं समझोगे ना जीके की, तब तक आपको बोरिंग लगेगा। ये तो बोरिंग सब्जेक्ट है और कुछ नहीं है। जब इसकी वैल्यू पता चलेगा कि भाई सिलेक्शन का आधार है भाई। बाकी बच्चों को ध्यान रखना, जीके में आप विचार सकते हो, रीजनिंग और मैथ ज़्यादा डीप से नहीं पूछी जाएगी क्योंकि टाइम कम है। आराम से सही कर लोगे, लगभग बच्चा सही करेगा। साइंस एक सीमित सब्जेक्ट है। मैं नोट्स दे रहा हूँ जो आपको प्रश्नों को याद कर लेना अपने हिसाब से। मैं सॉल्यूशन कराऊंगा क्लास में, तैयार हो रहे हैं भाई तो उनको याद कर लेना। आपके जीके का कोई समस्या नहीं रहेगी, जीके की कोई समस्या नहीं रहेगी, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। बस याद कर लेना। याद करने का मैं तरीका बता दिया मैंने 1000 बार कि भाई जब तक बार बार नहीं पढ़ोगे ना, जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है उसके कान के नीचे लगा, इसके यहाँ खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, या नीचे बैठ जाके, है ना, ठीक है ना। जब तक सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं समझोगे ना, तब तक आपको बोरिंग लगेगा। मेरी बात सुनो, 100% अपना दो, क्लास में अपना 100% दो। रियल में एक बार मेरे कहने से ट्राई कर लो आप। जीके याद क्या नहीं होगा, 100% देकर के आप पढ़ो। आप एक एक चीज़ों को बेसिक तरीके से देखो, आप क्यों है कैसे हुआ, अपने आप जीके तैयार हो जाएगा। बेटे तो यहाँ से हो, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बाहर घूम रहे हो, सड़कों पे, चाय की थड़ियों पे। 100% दो इस पे, है ना, 100%। नज़र से लोग क्या करते हैं, गेंद को धरती से ऊपर उठा देते हैं, पृथ्वी से, ध्यान रखना, इतनी तेज होती है नज़र। स्वामी विवेकानंद नाम सुना है ना, सुना है ना। कहते हैं कि एक बार कोई किताब पढ़ लेते थे याद हो जाती है। हो सकती आप में भी है, लेकिन दिमाग एक समय यदि एक इस चीज़ पे स्थिर रहेगा दिमाग, तो आपको सारी चीज़ याद हो जाती है। लेकिन आपका दिमाग तो यहाँ पे, शरीर तो यहाँ पे, दिमाग बाहर घूम रहा है, तो याद नहीं होगा भाई। जीके ये कोई हंसी मजाक का खेल थोड़ी है, जीके है, जीके जीएस, ठीक है ना। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है ना, आप सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट की बात कर लो, चाहे साइंस हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट, उत्पत्ति जीके से हुई है, इतिहास से। और वो अलग समय था, अब समय अलग है, सेना बदल गई है ना।
एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ईमानदारी से मेहनत करो। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है दुनिया का, ऐसा कोई एग्ज़ाम जिसको आप क्लियर नहीं कर सकते हो। सोच को बढ़ाओ यार, सोच तो हम सकते हैं ना, सोच तो हमारी है भाई। हमारे पास में पैसे नहीं है, धन नहीं है, लेकिन हमारे पास में सोच है, सोचने की क्षमता है हमारे पास में। और दुनिया का सबसे बड़ा ईमान है ना, सबसे अमीर आदमी वही होता है जिसकी अच्छी सोच होती है, ध्यान रखना। सोच लेता है ना। आप दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, रियल बात बता रहा हूँ, कोई काम नहीं है आप जिसको नहीं कर सकते हो। ये तो एक सब्जेक्ट है यार, ये तो एक सब्जेक्ट है, आप कोई भी काम कर सकते हो। देखो ये क्लासें रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे क्लासेज आ रही है, किसी ने तो किया है ना, किया नहीं या नहीं किया है। तो सब सोच का खेल है, जिसके पास में अच्छी सोच है वो सबसे आज की दुनिया में अमीर है। ठीक है ना भाई। हम पढ़े थे दिल्ली सल्तनत काल, और दिल्ली सल्तनत काल का पहला राजवंश था गुलाम राजवंश। एक बार मैं वापस बता देता हूँ कल हमने क्या पढ़ा था, इसको समझना। कल हमने बात की थी गुलाम वंश के बारे में, गुलाम वंश, ठीक है ना, गुलाम वंश दिखाई दे रहा है ना, गुलाम वंश। गुलाम वंश के सीधा आपसे पूछ ले संस्थापक कौन है, संस्थापक, संस्थापक कौन है, शॉर्टकट में याद कर लो, ऐबक। कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम। प्यारे बच्चों इसका भी एक गुलाम था जिसका नाम है इल्तुतमिश। इसका भी एक है गुलाम था जिसका नाम क्या था, इल्तुतमिश। है ना, इल्तुतमिश। बाद में इसका दामाद भी बन गया था। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ऐबक ने अपने नाम का कोई खुतबा नहीं जारी करवाया, न ही अपने नाम का कोई सिक्का जारी करवाया। ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया, लाहौर को। लाहौर को, दिल्ली सल्तनत काल की पहली राजधानी है लाहौर। और यहाँ पर इसका क्या है, मकबरा है, मकबरा है, ध्यान रखना, क्योंकि घोड़े से खेलते समय इसकी क्या हो जाती है, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, ऐबक के जो निर्माण कार्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है। निर्माण कार्य, निर्माण कार्य। अब निर्माण कार्य में ध्यान रखना, इन्होंने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, कुवैत, है ना, कुवैत उल इस्लाम। प्यारे बच्चों शॉर्टकट में याद कर लो, या तो कुवैत याद कर लो या उल इस्लाम। ये मस्जिद कहाँ पे है, दिल्ली में, और ये उत्तरी भारत की पहली मस्जिद है। और आपसे पूछ ले भारत की पहली मस्जिद किस राज्य में, केरल में। नाम क्या है, चेरामन। ये तो उत्तर भारत की है। कुवैत उल इस्लाम, ये उत्तर भारत की पहली मस्जिद है जो दिल्ली में है, लेकिन भारत की पहली मस्जिद है चेरामन। चेरामन कहाँ पे है, केरल में। ये भारत की पहली मस्जिद है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी है, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ध्यान रखना, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये कहाँ पे है, अजमेर, ठीक है ना। और इसका निर्माण किसने करवाया है, ऐबक ने। तो ये राजस्थान की पहली मस्जिद है, ध्यान रखना। ये राजस्थान, जो राजस्थान के स्टूडेंट है विशेष कर ध्यान रखना, राजस्थान की प्रथम मस्जिद, प्रथम है मस्जिद, सीधा प्रश्न आएगा। उसके बाद में निर्माण कार्य में इसका एक सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरा जो निर्माण कार्य है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो कहाँ पे है, दिल्ली में। इसकी क्या रखी है, नींव। मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया इसको, बख्तियार काकी। बख्तियार काकी कौन था, ऐबक का गुरु। और बख्तियार काकी किसका शिष्य था, मोइनुद्दीन चिश्ती।
अब आपसे पूछ ले, मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आया था? पृथ्वीराज चौहान के समय, मोहम्मद गोरी के साथ में, तराइन के सेकेंड युद्ध में। ठीक है ना। एक ध्यान रखना, ऐबक ने भारत में एक मेहराब कला, मेहराब इसे कहते हैं गुंबद, है ना, गुंबद कला का इन्होंने क्या किया था? विकास किया था। ये इतनी सी बातें हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। अब मेरी बात सुनो, अब साथ साथ हेडिंग डालना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसके बारे में हमने कल बात की थी, क्योंकि ये किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था। और ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। उसके बाद में बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत काल की राजधानी क्या थी? लाहौर। मैं जो मोस्ट बातें बता रहा हूँ वो ही लिखनी है आपको, फालतू कचरा नहीं लिखना है। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बना दिया है? दिल्ली को। किसे बना दिया था? दिल्ली को अपना राजधानी क्षेत्र बना दिया था। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत काल या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। ठीक है ना। यहां तक हम कल पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं ना राहुल? बेटा पढ़ चुके ना? वेरी गुड। कल क्लास में था भाई, ऐसे मत बोलो। ठीक है ना। अब आगे बात करें, इल्तुतमिश ने एक प्रथा शुरू की थी जिसे कहते हैं एकता प्रथा। ठीक है ना। एकता प्रथा क्या है? एकता प्रथा का मतलब क्या है? सेना को, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, सेना को नगद वेतन की जगह ध्यान रखना क्या देना? भूभाग। क्या देना? उपजाऊ भूमि का टुकड़ा या भूभाग देना। आप सेना में जाओगे, मान लो कि मैं एक सम्राट हूं। क्या हूं? सम्राट हूं। मैंने मान लो कि एक तो राहुल है, एक नरेंद्र, एक विक्की है, ये 3-4 है ना, ये रामा, इनको मैंने एक सेनापति बना दिया। और मैंने कहा कि आप अलग अलग 10-10 हज़ार आपके पास में सेना रहेगी। सेनापति मैंने नियुक्त कर दिया। मैं सम्राट हूं, ये मेरे सेनापति है। अब ध्यान रखना, इनको मैं क्या दूंगा? अपने क्षेत्र का एक भूभाग दे दूंगा कि भाई ये आपके पास में भूमि का टुकड़ा है, आप इस पे किसानों से खेती करवाओ, कृषि कराओ, और यहाँ से जो उपज हो रही है उससे आप क्या करो? कर या टैक्स वसूलो। सेना को भी दो, आप अपना वेतन भी लो, और मुझे भी दो। मजे ही मजे है ना। काम कौन कर रहा है? किसान। पैसे किसके पास में आ रही है? भाई सम्राट के पास में। ठीक है ना। इससे कहते हैं एकता प्रथा। ध्यान रखना, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में एकता प्रथा की शुरुआत किसने की है? इजी प्रश्न है, ध्यान रखना। और ये सीधे प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, इन्होंने अपने जो गुलाम थे, इनके भी गुलाम थे, इनके जो खास वफादार जो इनके खास मित्र थे, उनका एक संगठन बनाया जिसे कहते हैं तुर्क ए चहलगामी, या इसे कहते हैं गुलाम चालीसा। गुलाम चालीसा। प्यारे बच्चों, गुलाम चालीसा क्या है समझना। अब इल्तुतमिश को लगा कि भाई मेरा मालिक, इसका मालिक कौन था? ऐबक। ऐबक ये क्या था? गुलाम था। इल्तुतमिश ये क्या था? एक गुलाम। अब इल्तुतमिश को लगा, इन्होंने एक आगे की योजना सोची। इन्होंने सोचा कि इस राजवंश का नाम ही क्या है? गुलाम है। और इसमें शासक कौन बनता है? गुलाम ही बनता है हमेशा। और आगे ऐसा ना हो कि मेरे जो गुलाम है वो मेरे परिवार को खत्म करके शासक ना बन जाए। तो इन्होंने जो इनके खास मित्र थे, खास मित्र 40 जो इनके गुलाम थे, उनका एक संगठन बनाया। उसे कहते हैं गुलाम चालीसा या तुर्क ए चहलगामी। 40 वफादार सरदार थे जो गुलाम थे, उनका एक संगठन था।
अब मेरी बात सुनो, ये क्लास है। अब इस समझना ये गुलाम चालीसा क्या है, मैं तो सम्राट ही हूँ, है ना। अब मेरी बात सुनो, तो इस क्लास में, मेरी क्लास के बाद में, देखो आदत होती है बच्चों की, है ना, कुछ बच्चे अपवाद होते हैं भाई। तो बच्चे पीछे क्या बात करते हैं, मैं मेरे जो खास प्रिय स्टूडेंट है ना, उनको बोल दूंगा कि ध्यान रखना कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है ना, तो मुझे बता देना। मैं मेरे जो खास प्रिय स्टूडेंट है उनकी मैंने नियुक्ति कर दी कि आपका काम ये है। फिर ये ध्यान रखना, आप बात करोगे तो ये आपको पूछेंगे कि भाई क्यों बात कर रहे हो, या तो पहले मेरे से पहले सलाह देंगे आपसे, है ना, या मुझे बता देंगे। तो वैसे ही इन्होंने एक संगठन बनाया, ये पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर के इसको समाप्त कौन करेगा, बलबन करेगा, ठीक है ना। यहाँ से पर्सन कई बार पूछा गया। फिर इन्होंने आगरा यमुना नदी के किनारे एक न्याय का घंटा लगाया, चांदी का घंटा था, ध्यान रखना, चांदी का बहुत बड़ा घंटा लगा दिया, क्योंकि इल्तुतमिश को लगा, इल्तुतमिश को, कि भाई मेरे साम्राज्य में क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। जो प्रशासनिक अधिकारी है मेरे पास में जनता को पहुंचने नहीं दे रही है, तो इससे क्या करूं कि जो लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, जनता भाई सीधे से मेरे से मिल नहीं सकती है, तो मैंने एक घंटा लगा दिया है। आप घंटे को बजा देना, मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा और जो आपकी समस्या है उसका क्या करूंगा, समाधान करूंगा। इन्होंने न्याय का घंटा लगाया। पर्सन क्या पूछा जाएगा, न्याय की घंटियां किसने लगवाई है, जहांगीर ने, ध्यान रखना। लेकिन न्याय का घंटा किसने लगवाया है, इल्तुतमिश, ठीक है ना। यह प्रश्न पूछा गया है कई बार कि दिल्ली सल्तनत काल का या गुलाम वंश का वह शासक जिन्होंने न्याय के लिए घंटा लगवाया आगरा में, तो कौन था, इल्तुतमिश, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें प्यारे बच्चों, इसे दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ध्यान रखना इन्होंने खलीफा, जो इस्लाम धर्म के जो धार्मिक गुरु होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, खलीफा, और खलीफा उस इन्होंने खिलत प्राप्त की, और ये पहला सुल्तान था। पर्सन क्या बनेगा प्यारे बच्चों, मध्य एशिया में 6वीं शताब्दी के आसपास में एक धर्म की स्थापना होती है, इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म में जो धार्मिक गुरु होते हैं ना, उससे कहते हैं खलीफा। क्या कहा जाता है, खलीफा। ज्यादा भावना व्यक्त मत करो, ठीक है ना, समझ गए। यह इस्लाम धर्म का क्या है, धर्म गुरु है भाई, है ना, क्या है, धर्म है गुरु। अब मान लो कोई भी इस्लामिक धर्म से कोई व्यक्ति क्या बनता है, शासक बनता है, तो शासक बनने से पहले ध्यान रखना जो धार्मिक गुरु है उससे क्या लेनी पड़ती थी, मान्यता, उसे कहते थे खिलत। ध्यान रखना उसे क्या कहा जाता था, खिलत, है ना, खिलत कहा जाता था, ध्यान रखना। और खिलत प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था, इल्तुतमिश, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है भाई। मान लो कि एक तो होती है सरकारी स्कूल, समझ लो, सरकारी स्कूल कौन खोलती है, सरकार खोलती है। यदि आप प्राइवेट स्कूल खोलना चाहते हो तो आपको क्या लेनी पड़ती थी, मान्यता लेनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। वैसे ही ध्यान रखना, यदि आपको शासन करना है तो क्या करना पड़ेगा, खिलत प्राप्त करना पड़ेगा, और खिलत के बदले आप क्या दोगे, खलीफाओं को कर दोगे, ठीक है ना। तो ये पहला शासक है, इसीलिए दिल्ली सल्तनत काल का ये वास्तविक संस्थापक है। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तराइन का तीसरा युद्ध, कई बच्चों को पता ही नहीं है कि तराइन के युद्ध कितने हुए। तराइन का तीसरा युद्ध, ध्यान रखना, तराइन के 2 युद्ध महत्वपूर्ण हैं, प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है ना। आपसे पूछ ले तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है ना, 1191 में और 1192 में। ये भारतीय इतिहास का, मध्यकालीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध में से युद्ध है। ध्यान रखना, तराइन के प्रथम और सेकंड युद्ध किसके बीच में हुए, सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं। एक तरफ है पृथ्वीराज
पृथ्वीराज और एक तरफ कौन है, मोहम्मद गौरी। प्यारे बच्चों, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय और सेकंड में कौन हो जाता है, गौरी विजय, ठीक है ना। और तराइन के सेकंड युद्ध के बाद में भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित हो जाती है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। अब तराइन का तीसरा युद्ध कब होता है, 1215 में। अब समझना, दिल्ली पे अधिकार किसका है, इल्तुतमिश का। अब ध्यान रखना, ये यलदोजा, ध्यान रखना यलदोजा कौन है। यलदोजा ये एक मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था। इसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम। मोहम्मद गौरी के 3 गुलामों के नाम महत्वपूर्ण हैं। एक तो है ऐबक, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक है कुबाचा, क्या नाम है, कुबाचा। और एक का नाम है यलदोजा, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ऐबक और कुबाचा और यलदोजा के बीच में संघर्ष रहता है साम्राज्य को लेकर के। लेकिन इल्तुतमिश ने किसको मार दिया था, यलदोजा को मार करके जो ये संघर्ष चल रहा था, इस संघर्ष को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो ये ध्यान रखना, 1215 में हुआ और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम है। यलदोजा को इल्तुतमिश ने हरा दिया। उसके बाद में बात करें, इन्होंने, ये दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम शासक है जिन्होंने क्या चलाए, सिक्के चलाए, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम शासक जिन्होंने सिक्के चलाए थे अपने नाम के, वो कौन है, इल्तुतमिश। इन्होंने मुद्रा चलाई जीतल, है ना, और टक्का, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, जो ये जीतल है ये तो है तांबे की, और जो टक्का है वो किसकी है, चांदी की, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम शासक जिन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए कौन है, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम शासक जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए कौन है, इल्तुतमिश। जीतल क्या है, एक मुद्रा है। जीतल किसकी मुद्रा है, तांबे की, ठीक है ना। आपसे पूछ ले टक्का क्या है, एक चांदी की मुद्रा है। सीधा प्रश्न आएगा, सीधा पूछ ले आपसे कि जीतल क्या है, एक प्रकार का कर, है ना, मुद्रा, है ना। आपसे पूछ ले भू राजस्व कर या सैन्य विभाग, तो ध्यान रखना क्या रहेगा, राइट आंसर एक मुद्रा है। और ये जीतल कौन सी किसकी है, मुद्रा तांबे की। टक्का सबको पता है, टक्का एक मुद्रा है, टक्का किसकी है, चांदी की है ना। पहले एक कहावत भी थी कि बातों के क्या लगते हैं, टक्के, है ना, बातों के क्या लगते हैं, टक्के। टक्के का मतलब क्या है, मुद्रा, और ये टक्का किसकी है, चांदी की, ठीक है ना। ये बात आपको याद है रखनी। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 1221 में मंगोल नेता, मंगोलियन चंगेज खान ने, ध्यान रखना, भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने पूर्ण रूप से आक्रमण नहीं किया। चंगेज खान का बचपन का नाम क्या है, तिमुचिन। समझना, मैं इसको समझा देता हूँ। कल मैंने वैसे इसको समझाया था, लेकिन आज एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक है, ये चीन है, चीन के इस साइड में ध्यान रखना क्षेत्र, उसका नाम है मंगोल, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, जो ये अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, यहाँ पर इस्लाम धर्म का विकास होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ के शासकों ने क्या किया था, यहाँ पे जो चीन के ऊपर ये मंगोल क्षेत्र है ना, यहाँ पे मंगोलियन जनजाति रहती थी। प्यारे बच्चों, इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया, फिर मंगोलों ने, ध्यान रखना, यहाँ पे इतना तेल का मचा दिया। मंगोलों ने एक साथ में इकट्ठा होकर के अपना नेता किसे घोषित किया, चंगेज खान का मूल नाम क्या है, तिमुचिन। तिमुचिन ध्यान रखना, इसको अपना क्या बना दिया था,
नेता, और ये आगे जा करके क्या बना है, चंगेज खां। अब इन्होंने अपनी एक सेना, बहुत बड़ी सेना बना ली। फिर पहले इन्होंने कहा कि भाई अब क्या करते हैं, पहले वापस बदला किसे लेंगे, इनसे लेंगे। ये अफगान वाला क्षेत्र है, इसको बुरी तरीके से लूटा, मध्य एशिया पूरे को लूट लिया। और यहाँ से अफगानी जो एक शासक था उसकी तो मृत्यु हो गई, उसका पुत्र था वो क्या करता है, भारत में शरण लेता है। यहाँ से भागकर अफगानी शासक भारत में आ जाता है। और भारत में यहाँ पे दिल्ली का शासक कौन था, इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश दिल्ली का शासक था। अब उस अफगान शासक के पुत्र ने इल्तुतमिश को एक राजदूत के रूप में भेजा। इल्तुतमिश के पास में अपना राजदूत भेजा। तो इल्तुतमिश को डर लग रहा था चंगेज खां को कि भाई चंगेज खां और ये मंगोल आक्रमणकारी जहाँ से चलते हैं ना, टिड्डी होती है ना, टिड्डी, अरे टिड्डी एक होता है ना वो विनाश करने वाला एक जानवर होता है, जानवर क्या उसे, कीड़ा ना, मच्छर की टाइप होता है। तो जहाँ से टिड्डी चलेगी वहाँ से फसल नष्ट हो जाती है, ध्यान रखना। वैसे ये टिड्डी की तरह थे, जहाँ से जाते थे ना, इनका टारगेट यही था कि बड़े बड़े जो शहर हैं उनको क्या कर दो, जला करके नष्ट कर दो, सारी जनता को मार दो, कोई मतलब नहीं है। चंगेज खां खुद कहता था कि भगवान ने मुझे बना करके, ईश्वर ने मुझे बना करके एक बहुत बड़ी गलती की है, उसकी सजा ईश्वर को मैं दूंगा। मैं एक अभिश्राप हूँ, मुझे नगरीय शासन पसंद नहीं है, मुझे कोई नगर पसंद नहीं है, मुझे ग्रामीण परिवेश पसंद है। ये चंगेज खां का स्टेटमेंट था। यहाँ पे ध्यान रखना, उस समय सिंधु नदी में बाढ़ था और इसको पार करना मुश्किल था। उस समय चंगेज खां की सेना में 9 सैनिक नहीं थे, तो सेना ने यहाँ पे सिंध पंजाब यहाँ पे क्या दिया गया था, डेरा डाल दिया था। अब यहाँ पर सिंधु नदी में मच्छर ज़्यादा थे, मच्छर खाने से ध्यान रखना रोग भी हो जाता है। कई सैनिक घायल हो गए, बीमार पड़ गए। तो चंगेज खान ने यहाँ से वापस अपनी सेना मोड़ ली और भारत इस आक्रमण से बच गया, नहीं तो भारत को वो तहस नहस कर देता, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भाई मंगोल आक्रमणकारी कौन था और भारत में प्रथम मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ है। तो चंगेज खान ने किया था, और किसके समय, इल्तुतमिश के समय, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको लिख लिया ना। आगे बढ़ते हैं भाई। अब ध्यान रखना, भारत में प्रथम बार मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ है, इल्तुतमिश के समय। अब मंगोल आक्रमण को विफल करते समय इल्तुतमिश का सबसे प्रिय पुत्र, ध्यान रखना, इल्तुतमिश का सबसे प्रिय पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था, जो इल्तुतमिश ने यह भी घोषणा कर रखी थी कि ये मेरा क्या होगा, उत्तराधिकारी। मंगोल आक्रमण के समय इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी मंगोलों से लड़ते लड़ते। और कहते हैं कि वास्तव में माना जाता है कि इल्तुतमिश से अपने बड़े बेटे से इतना प्रेम करता था कि रात के समय अपने राजमहल में अकेले रोता था, रात को, पूरी रात। और अंतिम समय में इल्तुतमिश अपने पुत्र की याद में पागल हो गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा वो उसे क्या करता था, प्रेम करता था। तो उसकी याद में ध्यान रखना, भारत में पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने, अपने पुत्र की याद में। ध्यान रखना, पुत्र का नाम है महमूद। और ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा है, भारत का प्रथम मकबरा। और ये मकबरा कहाँ पे है, कौन बताएगा भाई, कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसीलिए ध्यान रखना, भारत में मकबरा शैली का जनक कौन है, इल्तुतमिश है, ध्यान रखना। भारत में गुंबद या मेहराब शैली का जनक कौन है, ऐबक। और भारत में मकबरा शैली का जनक कौन है, इल्तुतमिश। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है ना।
समझ में आया? आ गया? वेरी गुड। आपसे पूछ ले, राहुल बताएगा। भारत में प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ उस समय शासक कौन था दिल्ली का? इल्तुतमिश। कब किया गया मंगोल आक्रमण? कब किया? 1221। किसके नेतृत्व में? चंगेज खां के नेतृत्व में। चंगेज खां ने भारत में आक्रमण किया, उस समय शासक कौन था दिल्ली का? इल्तुतमिश था। भारत का पहला मकबरा कौन सा है? सुल्तानगढ़ी। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। कहाँ पे है? ठीक है ना, वेरी गुड। अब इन्होंने ध्यान रखना, एक शब्द आ रहा है टकसाला, ये कौन बताएगा मुझे? टकसाल, टकसाल या टकसाला, इसका मतलब क्या है? ये क्या होता है भाई? चौकी होती है? खाने खाने का स्थान बोल दो, ऐसे है ना, हर कुछ मत बोलो यार। टकसाला का मतलब है सिक्का या मुद्रा बनाने का उद्योग, समझ गए ना? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने टकसाला नाम के सिक्के लिखवाए, ठीक है ना। इन्होंने है ना अंतार्किन का दरवाजा जोधपुर में इल्तुतमिश ने बनाया, ये प्रश्न पूछा गया, इसको लिख देना, ये एसएससी में प्रश्न आया है। इन्होंने एक जोधपुर में दरवाजा बनाया जिसका नाम है अंतार्किन, ठीक है ना, ये जोधपुर में आज भी, ठीक है। इतिहास में हम पढ़ते हैं, ये फोटो भी है, लेकिन मैंने तो देखा नहीं है, ठीक है ना, ये बात है, याद है, कर लेना, लिख देना इसको भाई, लिखो लिखो, थोड़ी सी स्पीड रखो लिखने में ना। लिख लिया? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप है ना, मेरी बात सुनो, यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही ना, तो वापस आप क्लास देख लिया करो, ठीक है ना भाई। स्पीड में देख लो ना, 2 की स्पीड करके देख लो, बहुत कम टाइम में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एक एक चीज़ याद हो जाएगी। उसके बाद में बात करें, देखो इसका दरबारी था एक, जिसका नाम क्या है? मिनहाज। इन्होंने पुस्तक लिखी है, ध्यान रखना, इसकी पुस्तक है तबकात ए नासिरी, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसका मिनहाज उस सिराज क्या था? इसका एक दरबारी था। प्यारे बच्चों, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। इन्होंने मरने से पहले एक मकबरा बना दिया। इन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मुझे भारत में, दिल्ली में दफनाया जाए। और ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। मुझे एक प्रश्न बता दो आप उत्तर, किस जाट शासक ने अकबर के मकबरे को खोद करके वहां से हड्डियां निकाल करके जला दिया था? हाँ? बस एक सूरजमल को जानते हो, राजा राम जाट, जिन्होंने अकबर का जो मकबरा था आगरा में सुल्तानगढ़ी के पास में, ध्यान रखना, अकबर का, सॉरी, बाबर का मकबरा है, अकबर का ना, अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा के पास में सुल्तानगढ़ी। तो वहाँ से ध्यान रखना, राजा राम जाट ने अकबर के मकबरे की खुदाई करके सोने के बर्तन थे उसको तो निकाल लिया, और हड्डी थी उसको जला दिया। औरंगजेब के समय की घटना ये। अब फिर 1237 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इन्होंने प्यारे बच्चों कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया, इसके बारे में हमने लिखा है। अब ध्यान रखना, इल्तुतमिश की एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया। इल्तुतमिश के जो बड़े पुत्र था महमूद, उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बाकी जो इनके पुत्र थे वो अयोग्य थे। तो इल्तुतमिश ने कहा है कि मेरा उत्तराधिकारी मेरी पुत्री रजिया होगी। रजिया एक योग्य शासिका थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, इस पुरुष प्रधान देश में एक महिला शासिका बन जाती है
तो लोगों को ये बात जची नहीं। दिल्ली की प्रथम शासिका जिसका सपोर्ट किसने किया था? जनता ने किया था। आगे बात करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों बात करें तो हेडिंग डालना रुकनुद्दीन फिरोज, हेडिंग डालना रुकनुद्दीन फिरोज। अब समझना, एक नोट लगा के लिख देना भाई, नोट लगा के है ना यहाँ पे, इसमें ही लिख देना, कोई बात नहीं है, नोट लगा के लिखना, नोट लिखना। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी योग्य पुत्री रजिया को घोषित किया। अब मेरी बात सुनो, इस्लाम धर्म में ये परंपरा नहीं है कि महिला क्या बने, शासिका बने। अब जो ये गुलाम चालीसा आपने पढ़ा ही होगा, अभी पढ़ा है ना, गुलाम चालीसा, इसका गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। अब जो ये इनके सरदार थे, अब उनको लगा कि हमें महिलाओं के अधीन रह करके क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जो सरदार थे, गुलाम सरदार, गुलाम चालीसे के सदस्य, ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने रजिया का छोटा भाई था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, उसे क्या कर दिया था? शासक घोषित कर दिया कि इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज है। फिरोज है, कौन है? फिरोज, शॉर्टकट में याद कर लो, फिरोज। फिरोज एक छोटा बच्चा था, ये तो फोटो है लेकिन ये छोटा बच्चा था। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखना, शाह तुर्कान, ये किसकी माँ थी? फिरोज की। अब इसमें ध्यान रखना, इल्तुतमिश का एक गुलाम था, उस गुलाम के साथ में इसका क्या था? अफेयर था, शाह तुर्कान का। रियल बात है ना ये। तो ध्यान रखना, इन दोनों ने मिलकर के कहा है कि भाई फिरोज, रजिया को हटा देंगे और किसको बनाएंगे? रुकनुद्दीन को। और शासन कौन करेंगे? हम दोनों करेंगे। आगे जाकर के क्या करेंगे? शादी कर लेंगे। अभी तो सरदार क्या करेंगे? विरोध करेंगे। फिर क्या हुआ? ध्यान रखना, फिर इन शाह तुर्कान और उस गुलाम की दोनों की हत्या हो जाती है। और एक दिन का समय था, शुक्रवार, और आपको पता है शुक्रवार के दिन नमाज अदा की जाती है, जुम्मे की नमाज। और इल्तुतमिश ने न्याय के लिए, एक न्याय का घंटा लगा, आपको पता है ना, न्याय का घंटा। तो इल्तुतमिश ने कहा है कि भाई किसी के साथ में अन्याय हो रहा है तो मैं न्याय करने के लिए आऊँगा तो मैं पीले वस्त्र पहन के आऊँगा, पीला वस्त्र धारण करके। तो शुक्रवार के दिन भाई मस्जिद में जाना शायद तक प्रतिबंध है ना महिलाओं को। तो जुम्मे का दिन था, शुक्रवार के दिन रजिया पीले वस्त्र धारण करके मस्जिद में जाती है। जनता ने पूछा कि भाई आपके साथ में क्या अन्याय हुआ? तो रजिया ने पूरी बात बताई कि मेरे पिताजी ने, आपके सुल्तान ने उत्तराधिकारी मुझे घोषित किया, लेकिन जो सरदार थे उन्होंने और शाह तुर्कान ने अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए फिरोज, मेरा छोटा भाई, उसको क्या बना दिया? शासक बना दिया। अब जनता जनार्दन होती है भाई, जनता आ गई, राजमहल को घेर लिया। और जनता ने, ध्यान रखना, इस शाह तुर्कान और उस जो गुलाम था ना, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत प्यारी इनकी लव स्टोरी भी है। जनता ने, ध्यान रखना, इस शाह तुर्कान और उस गुलाम को बुरी तरीके से पीट के मार दिया, और साथ में इस फिरोज को भी मार दिया, छोटा बच्चा था। और प्रथम शासिका, महिला शासिका, मध्यकालीन भारत के इतिहास की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन है? रजिया। और पहली शासिका या दिल्ली सल्तनत काल की प्रथम शासिका जिसका सपोर्ट किसने किया था? आम जनता ने किया था, ध्यान रखना। इनको भी, इसको भी मार दिया, इसको भी मार दिया, और उस गुलाम को भी मार दिया। और फिर शासक कौन बनती है? रजिया सुल्तान। हेडिंग डालना, रजिया सुल्तान।
और रजिया सुल्तान का समय लिख लेना भाई, ये प्रश्न पूछा गया है। भारतीय तुर्की इतिहास की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है ना। हाँ भाई, क्या हुआ? हेडिंग डालना रजिया सुल्तान। क्या डालोगे? रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान? और एक खड़ा हो। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जोर से वापिस बोले एक बार। इल्तुतमिश। तुम क्या बोल रहे हैं? अरे तुम डर क्यों रहा है? मैंने कोई मार थोड़ी रहा हूँ तुझे। वापिस बोल। इल्तुतमिश बोल, इल्तुतमिश बोल। कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये महिला थी, शासक बन गई थी। अब शासक बन गई तो इन्होंने कहा कि मैं सिंपल बुरका दुर्गा लगा के नहीं आऊँगी। इन्होंने ध्यान रखना, कुल्हा होता ना, ऊपर से वो पहनते ना चोला और पंजाबा, है ना, उसे कहते कुल्हा। चोगा, कुल्हा और चोगा यानी एक तरह पुरुष प्रधान की तरह आती है दरबार में, सिर के ऊपर टोपी लगा करके, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, जो सरदार थे, जो गुलाम चालीसा, क्या था? गुलाम चालीसा। जो गुलाम चालीसे के जो सरदार थे, उनके क्या लग गई थी? आग। मिर्ची लगती है भाई, महिला शासिका बन गई। अब महिला के अधीन उनको काम करना पड़ेगा। और इन्होंने क्या किया, एक निम्न जाति का था जिसका नाम था, ध्यान रखना, याकूत, है ना, याकूत। अब मेरी बात सुनो, इन्होंने अमीर ए आखूर पद पे क्या किया है? नियुक्त किया। आमिर ए आखूर, कल हम बात पर कर चुके इसके बारे में, कर चुके ना। ये अश्वशाला का क्या था? प्रधान था, ठीक है ना भाई। घोड़ों की देख रेख करना, घोड़ों को घुमाना, उसका गोबर डालना, साफ सफाई रखना, ये पद होता था, उसे कहते थे अमीर ए आकुर, यानी घोड़ों की देखभाल करना। और इन्होंने ध्यान रखना, इस पद पे नियुक्ति किसकी की है? याकूत की। अब रजिया सुल्तान एक शासिका बन गई। अब ध्यान रखना, उस समय नीच ऊंच का या ऊंच नीच का भेदभाव ज़्यादा ही था। अब कहते हैं कि याकूत रजिया सुल्तान को घुड़सवारी सिखाता था, लेकिन बाकी सरदारों को लग रहा है कि ये हमारी समाज की बेटी है, हमारे धर्म की बेटी है, लेकिन ये याकूत के साथ में है। और कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से क्या करते थे? प्रेम करते थे। और इनके लग गई यहाँ पे आग, क्योंकि कुछ गुलाम चालीसा के सदस्य थे। रजिया इतनी सुंदर थी, आप सोच नहीं सकते हो। कुछ गुलाम चालीसा के जो सदस्य थे वो चाहते थे कि रजिया से हम क्या कर लेंगे? शादी कर लेंगे। लेकिन रजिया किससे प्यार कर रही थी? याकूत से। ध्यान रखना, एक गुलाम था और उस गुलाम ने, ध्यान रखना, जिसका नाम है अल्तूनिया, ठीक है ना। अल्तूनिया, अल्तूनिया चाहता था कि मैं रजिया से क्या कर लूं? विवाह कर लूं। लेकिन रजिया किससे करना चाहती थी? याकूत। और याकूत क्या था? एक निम्न वर्ग का था, है ना, निम्न वर्ग। तो अल्तूनिया इनके खिलाफ क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। ध्यान रखना, तब्बर हिंद भटिंडा पंजाब में ये विद्रोह कर देता है। अल्तूनिया एक गुलाम था। और फिर बच्चों ध्यान रखना, इस तब्बर हिंद के विद्रोह, अल्तूनिया के विद्रोह को दबाने के लिए रजिया जाती है। रजिया ने गलती क्या करी है? यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी गलती क्या थी? रजिया दिल्ली को खाली करके कहाँ जाती है? भटिंडा, अल्तूनिया के विद्रोह को दबाने के लिए। अब दिल्ली पे अधिकार हो गया था रजिया के छोटे भाइयों की। छोटे जो रजिया के जो परिवार के सदस्य थे, उन्होंने क्या कर दिया था? दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। रजिया जाती है तबर हिंद भटिंडा,
अल्तुनिया ने क्या किया? अल्तुलिया ने रजिया को बंदी बना लिया, विश्वासघात करके रजिया को क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। और रजिया को सूचना मिल जाती है कि दिल्ली भी यहाँ से निकल गई है। अब रजिया ने कहा है कि अल्तुनिया से बात करती है कि भाई तुम मेरे से शादी करना चाहता था। तो अल्तुनिया ने कहा कि मैं इसलिए तो विद्रोह कर रहा था। तो रजिया ने कहा मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, हम क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं और फिर हम करते चलते हैं दिल्ली की ओर, क्योंकि दिल्ली पे अधिकार हो गया मेरे परिवार के अन्य सदस्यों का। तो अल्तुनिया और रजिया दोनों ही ध्यान रखना शादी करके, रजिया को पता था कि यहाँ से मैं निकल जाऊंगी, निकलने के बाद में दिल्ली यदि मेरे पास में आ गया तो मैं इस अल्तुनिया को क्या करूँगी? सल्टा दूंगी, सीधी बात है। टाइम पास के लिए प्यार का नाटक किया, शादी भी हो जाती है। और फिर बच्चों ध्यान रखना, रजिया की हत्या हो जाती है हरियाणा के पास में कैथल। कैथल ध्यान रखना एक स्थान है हरियाणा में। और यहाँ पर जो डाकू थे, है ना, डाकुओं द्वारा ध्यान रखना रजिया और अल्तुनिया की क्या कर दिया जाती है? हत्या कर दी जाती है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अल्तुनिया, रजिया किससे प्यार करती थी? याकूत से। रजिया के समय विद्रोह किसने किया? अल्तुनिया ने। फिर अल्तुनिया को मनाने के लिए रजिया ने शादी की थी और फिर दोनों की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। ठीक है, इसको भाई लिख दिया ना। उसके बाद में शासक बनता है बैराम शाह। कौन बनता है? बैराम शाह। और प्यारे बच्चों, ये इल्तुतमिश का पुत्र और रजिया का क्या था? भाई था। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, सिर्फ नाम लिख देना। 7 नंबर है मसूद शाह, और उसके बाद में सीधा लिखना नसरुद्दीन मोहम्मद। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। ये भी इल्तुतमिश का पुत्र था। इसे सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता है, ये बात याद कर लेना भाई। सल्तनत काल का इसे औरंगजेब क्यों कहा जाता है? कौन बताएगा? औरंगजेब ने इसे क्या काम कर दिया? हाँ, खड़ा हो सकता है ना भाई, पैर है ना तेरे पास। औरंगजेब एक क्रूर राजा था, औरंगजेब एक कट्टर इस्लामिक शासक था, लेकिन ये विशेषता नहीं है। इन दोनों के बीच में ये क्या विशेषता है जिसे इसे ध्यान रखना? नसरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता है। मेरी बात सुनो, मुगल काल का वह शासक है जिन्होंने अपने निजी खर्चे के लिए राजकोष से 1 रुपया भी नहीं लिया। रुपया भी नहीं लिया था। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब जो राजकोष, जो आय है ना, टैक्स से जो राज्य की जो आय थी, उसमें से अपने निजी खर्चों के लिए उन्होंने 1 पैसा भी राजकोष से नहीं लिया। वैसे ही ध्यान रखना, नसरुद्दीन मोहम्मद ने राजकोष से अपने निजी खर्चे के लिए 1 पैसा भी नहीं लिया। ये एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत काल का शासक है अपना निजी खर्चा चलाने के लिए टोपी सीलता था। ध्यान रखना, ठीक है ना। टोपी सील करके मार्केट में बेचता था, ये ध्यान रखना। सुल्तान क्या है? सुल्तान है, शासक है दिल्ली का, लेकिन टोपी सील करके मार्केट में बेच रहा है। सिर्फ नाम मात्र के शासक थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है ना। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इसका एक गुलाम था जिसका नाम है बलबन। ठीक है ना, बलबन है। और बलबन को इन्होंने ध्यान रखना है ना, नायब ए मुमलिकात पद पे इसको क्या किया? नियुक्त किया। और आगे जाकर के बलबन इसका क्या बन जाता है? दामाद बन जाता है। और ध्यान रखना, नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद में शासक कौन बनता है? बलबन बनता है। ध्यान रखना, यहाँ से इतनी बात याद कर लेना,
नसरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली सल्तनत काल का औरंगजेब ये ऐसा शासक था जो अपने आजीविका चलाने के लिए टोपी सील करके मार्केट में बेचता था। लेकिन उसके बाद में नसरुद्दीन मोहम्मद का गुलाम या सेनापति बलबन, ठीक है, कौन था? बलबन था। अब ध्यान रखना, अब इसके बाद में प्यारे बच्चों शासक कौन बनता है? बलबन बनता है। अब बलबन, ध्यान रखना, बलबन किसका सेनापति था, किसका गुलाम था? नसरुद्दीन महमूद का। नसरुद्दीन मोहम्मद का क्या था? एक गुलाम था। अब ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा इतनी बातें कुछ नहीं है। बलबन ने, ध्यान रखना, एक तो लो एवं रक्त की नीति अपनाई। क्या अपनाई थी? लो एवं रक्त। बलबन ने जो गुलाम चालीसा नामक संगठन था उसे क्या कर दिया था? खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। क्योंकि गुलाम चालीसा नामक संगठन का प्रभाव या वर्चस्व ज्यादा ही बढ़ रहा था। ध्यान रखना, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, एक इस्लाम में एक वंश है इलबरी। भाई बलबन है ना, वास्तव में देखा जाए ना, बलबन एक इस्लाम में भी जो निम्न कुल के थे ना उससे था। लेकिन बलबन अपने आप को क्या बता रहा था? इलबरी। इलबरी का मतलब क्या है? इस्लाम धर्म में सबसे उच्च कुल। जो हजरत मोहम्मद साहब थे ना, उनका किस कुल में जन्म हुआ था? इलबरी कुल में हुआ था। तो बलबन ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं इलबरी कुल से संबंधित रखता हूं कि मेरे पूर्वज कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। तो इसलिए भारत के शासनकाल में दूसरे इलबरी राजवंश की शुरुआत किसने की है? बलबन ने की है, ठीक है ना। इसे बल है ना, बलबनी वंश भी कहा जाता है। पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन। ये ध्यान रखना, ये इल्तुतमिश का एक गुलाम था। ध्यान रखना, इल्तुतमिश के जो गुलाम चालीसा था ना, 40, उसमें से एक ये सदस्य था। आगे जाकर के ये नसरुद्दीन महमूद का क्या बनता है? सेनापति बनता है। और नसरुद्दीन महमूद की बेटी से क्या करता है? विवाह भी कर लेता है, ठीक है ना। और फिर आगे इन्होंने, ध्यान रखना, उपाधि एक धारण की थी, उपाधि उलुग खां, है ना। ये उपाधि किसने की है? दी है नसरुद्दीन महमूद ने इसको क्या दी थी? उलुग खां की उपाधि दी थी। ध्यान रखना, तो इसके बारे में कल और बात करेंगे। आज क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। तो भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।